रीस्टार्ट। अगर 2 लाख हेक्टेयर भूमि में फसल नष्ट हुई है तो हम 200 करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं। क्या मध्य प्रदेश जैसे राज्य में भी सीमांत किसान को मुआवजा देने के लिए उसके खजाने में 200 करोड़ रुपए नहीं हैं? मुझे खुशी है कि हम जब प्रधानमंत्री जी से मिले, मुखिया जी से मिले, मंत्री जी से मिले और मंत्री महोदय को याद होगा, मुझे याद है कि 180 करोड़ रुपए की सहायता आपके द्वारा प्रदान हुई। बिजली का बिल, जहां 1/3 बिजली दी जाती है वहां बिजली का बिल 3 गुना हो चुका है। जब बिजली के बिल की वसूली की जाती है तब जो किसान बिजली के बिल का भुगतान नहीं कर सकता उसे जेल भेजा जाता है। यह अन्याय देश के किसान पर नहीं बल्कि देश के अन्नदाता पर किया जा रहा है, क्योंकि हमारा किसान अन्नदाता होता है। यहाँ पैसे की बात नहीं है बल्कि अनाज की और पेट भरने की बात है। सिंचाई के साधन में भी हमें वृद्धि करनी होगी। हमें ड्रिप इरिगेशन और जल संरक्षण अभियान शुरू करना होगा। मैं एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करना चाहता हूँ। आज सुझावों की बात सामने आई है। हमें नए तरीके से सोचना होगा। हमें इस देश में नई हरित क्रांति लानी होगी। उत्पादन से, मार्केटिंग से अंतिम प्रोडक्ट तक सबसे ज़्यादा भाग किसानों को मिलना चाहिए, जो आज केवल 10% किसानों को मिल रहा है। चीन का प्रति एकड़ उत्पादन भारत से दोगुना है। हमें उस लक्ष्य की पूर्ति करनी होगी। आज हमें गर्व है कि हमारा भारत देश दूध के उत्पादन में विश्व में नंबर 1 है, फल और भाजी के उत्पादन में विश्व में नंबर 2 है और फसल के उत्पादन में विश्व में नंबर 3 है। लेकिन आज मैं यह प्रश्न करना चाहता हूँ कि ऐसी स्थिति क्यों है कि उसमें केवल 2% प्रोसेस किया जाता है और 30-40% बर्बाद हो जाता है। आज यह मांग है कि कोल्ड स्टोरेज होने चाहिए। हमें नई टेक्निक चाहिए। आज मांग है कि उत्पादन को देश में कहीं भी बेचने के लिए एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट का संशोधन हमें लाना ही होगा। हम हाई टेक्नोलॉजी की बात करें, आज हमें किसान को हाई टेक्नोलॉजी में पूरी भागीदारी देनी होगी, जो शून्य के बराबर है। सबसे ज़्यादा दाम मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन क्षेत्र से आता है। इन तीनों अंगों को ज़्यादा कारगर बनाना होगा। हमें ज़्यादा दाम किसानों को देना होगा। महोदय, इसके 3 उदाहरण हमारे सामने हैं। एक आनंद के अमूल का मॉडल है। मैं इसके बारे में चर्चा करना चाहूँगा। इसके द्वारा 60% अंतिम दाम किसानों को मिलता है। मार्केटिंग भी अमूल के किसान स्वयं करते हैं, बाहर की कोई एजेंसी नहीं करती। चेन्नई में सेवा और सुभिक्षा निजी क्षेत्र में यह उदाहरण है। श्रीमान, हमारे देश में अगर यह सपना हम सबका है कि हम सब एक नक्षत्र की तरह आर्थिक रूप से उभरना चाहते हैं, अगर यह हम सबका सपना है, अगर यह हर एक भारतीय नागरिक का सपना है, हर एक भारतीय युवा का सपना है, तो महात्मा गांधी जी के शब्दों को हमें याद करना होगा। उन्होंने कहा था कि हमें ज़्यादा उत्पादन नहीं चाहिए, ज़्यादा हाथों से उत्पादन चाहिए। भारत की जान, भारत की आत्मा, भारत का दिल ग्रामीण क्षेत्र में बसता है और जब तक हम ग्रामीण क्षेत्र की जनता को सामाजिक आज़ादी नहीं दे पाए, आर्थिक आज़ादी नहीं दे पाए, तब तक हम यह नहीं समझ सकते कि हमारा देश आज़ाद है। लोकतंत्र की जीत हमें चाहिए तो उस ग्रामीण किसान को पूरी तरह से सकारात्मक तरीके से उसके हाथों को शक्ति प्रदान करनी पड़ेगी और 21वीं सदी में एक नई दिशा हमें दिखानी पड़ेगी। कृषि मूल्य के निर्धारण में किसानों की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। एक बार प्रयोग हुआ था लेकिन बाद में उसे बंद कर दिया गया। यह प्रयोग पुनः प्रारंभ होना चाहिए और उसमें, जैसा मैंने पूर्व में कहा था, कि बड़े, मध्यम और छोटे किसानों को सदस्य बनाना चाहिए, जिससे वे अपनी स्थिति बता सकें, और छोटे किसानों को सदस्य बनाना चाहिए कि उनकी उपज की लागत क्या है और उसके आधार पर कम से कम क्या मूल्य निर्धारित होना चाहिए। श्रीमान, केवल 2-3 प्रदेशों को छोड़कर सारे देश में गौहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध के कानून बने हुए हैं, लेकिन यह कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि इन कानूनों का उल्लंघन हो रहा है। गौमांस का निर्यात हो रहा है। इसे केवल धार्मिक आस्था के रूप में ही आप ना देखें, वरन यह आर्थिक रूप से भी महत्वपूर्ण है।
इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि गौवध पर प्रभावी रूप से प्रतिबंध लगे और गौ मांस का निर्यात बंद हो। आज गांव में छोटे छोटे किसान रह गए हैं और छोटा किसान ट्रैक्टर ले नहीं सकता है। गौवंश से ही वह अपनी कृषि चलाता है। इसलिए गौवंश के वध पर प्रतिबंध लगाना चाहिए और गौ मांस के निर्यात पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाना चाहिए। अंत में मैं एक बात विशेष रूप से कहना चाहता हूँ। महामहिम राष्ट्रपति जी का कहना है कि भारत में इतने संसाधन और क्षमता है कि आने वाले सन 2020 तक भारत विश्व गुरु बन सकता है, विकसित राष्ट्रों के बराबर हो सकता है। लेकिन जिस दिशा में आज हम बढ़ रहे हैं, क्या उससे हम सन 2020 तक वहां पहुंच सकते हैं? उपसभाध्यक्ष जी, आपने एक सदस्य के रूप में इस चर्चा की शुरुआत की और कई अच्छे सुझाव भी सरकार को दिए। जो बातें आपने कही हैं उनको मैं यहाँ पर दोहराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आपने कहा था कि अभी हमारी सोच यह है कि हम अधिक से अधिक कर्जा किसानों को देते हैं तो उसकी सहायता करते हैं। यह सोच गलत है। आपने जो बात कही थी उससे मैं पूरी तरह से सहमत हूँ और इस बात को अधिक स्पष्ट तरीके से कहना चाहता हूँ। आज कहा जाता है कि हमारा देश अनाज के मामले में आत्मनिर्भर है। जिन किसानों ने इस देश को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बनाया, दुर्भाग्य से वह किसान आज खुद आत्मनिर्भर नहीं है। किसान की हालत आज भी वही है और पिछले साल 1.5 साल में किसानों द्वारा आत्महत्या की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। पिछले सत्र में भी हमने इस पर चर्चा की थी और आज माननीय कृषि मंत्री जी ने इस पर अपनी बात बड़े विस्तार से कही थी। आज भी हम इस पर चर्चा कर रहे हैं कि किसानों द्वारा आत्महत्याएं क्यों बढ़ती जा रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी अभी विदर्भ गए थे और वहां उन्होंने एक पैकेज की घोषणा की। जैसा माननीय जोशी जी ने कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी ने भी एक पैकेज की घोषणा की थी, लेकिन किसी भी किसान को उसका लाभ नहीं मिला है। मैं कोई गलत बात नहीं कह रहा हूँ। जो पैकेज विदर्भ के लिए घोषित किया गया था, शायद उसका कोई लाभ वहाँ किसानों को नहीं मिला और इसीलिए प्रधानमंत्री के दौरे के बाद किसानों द्वारा आत्महत्या की घटनाएं अधिक संख्या में होने लगीं। आज भी आत्महत्याएं वहाँ हो रही हैं। हमें यह सोचना चाहिए कि जिस किसान ने इस देश को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बनाया, उस किसान को हम किस प्रकार आत्मनिर्भर बना सकते हैं, या उसे आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो नीतियाँ हैं उनमें खामियाँ हैं। महोदय, देश में आज भी 85% किसान सीमांत किसान है। उसकी लैंड होल्डिंग केवल 1 हेक्टेयर भूमि है। उसे कोई ऋण नहीं देता है क्योंकि बैंक पूछता है कि बताइए गिरवी रखने को क्या है। वह बाजार तक नहीं पहुंच पाता है और जब बाजार पहुंचता है तो वहां बैठे दलाल और मुनाफाखोर सक्रिय हो जाते हैं और वास्तविक मूल्य उस किसान को कभी नहीं मिल पाता है। इसलिए आज स्थिति यह है कि जहां किसानों को अपनी ज़मीन भी है, वहां भी वे आज बंधुआ मजदूरों की तरह काम कर रहे हैं। आज की स्थिति के उपाय क्या हैं? मुझे बड़ी खुशी है कि हमारी सरकार ने इस संबंध में कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं जो किसानों की हालत को वास्तविक तौर पर विकास और प्रगति की तरफ ले जाएंगे। हमारी नीति और नीयत में कोई अंतर नहीं है। फसल बीमा की एक नई योजना निकली। सबसे ज़्यादा आलोचना की जाती थी कि उपभोक्ता को यदि गाड़ी खरीदनी है तो उसको 8% पर ऋण मिल जाता है और उद्योगपति को 8-10% पर ऋण मिल जाता है, लेकिन कृषक को 15% पर ऋण मिलता है। मुझे खुशी है कि हमारी सरकार ने उसे ठीक किया है। आज जो किसान 3 लाख रुपए से कम ऋण लेता है उसे 7% की दर पर ऋण मिल जाता है। 2500 करोड़ रुपए की सब्सिडी राशि इस योजना के लिए घोषित की गई है। बिजली के क्षेत्र में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना गांव-गांव, जिले-जिले में केवल सब स्टेशन और ट्रांसफार्मर ही नहीं बल्कि खेत तक बिजली के तार ले जाएगी। इसका मुझे स्वयं आभास है क्योंकि अपने दोनों जिलों में मैं इस योजना को ले गया हूँ और किसानों को इस योजना से कितना लाभ मिलेगा इसका मुझे अनुभव है। पानी के क्षेत्र में पुराने तालाबों की जीर्णोद्धार की योजना है। भारत निर्माण हमारी एक महत्वाकांक्षी योजना है। हम फेडरल सिस्टम में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। श्रीमान, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि क्या केवल केंद्र सरकार की यह जिम्मेदारी है या राज्य सरकारों की कोई भूमिका होती है? मध्य प्रदेश में 4 महीने पहले भीषण ओलावृष्टि हुई
2 लाख हेक्टेयर भूमि की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई। 48 जिलों में से 52 जिले प्रभावित हुए और प्रदेश सरकार ने केवल उनका लगान माफ़ किया। आप बताइए, लगान माफ़ करने से किसानों को क्या मिलता है? 10,000 रुपये प्रति किसान मिलना चाहिए। स्टॉप।